अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 2 है द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को अपनी नजर से नहीं बल्कि सोसाइटी की नजर से देखना। मतलब कि हम जो भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी सोसाइटी में रहकर जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो इवेंट्स भी हम प्लान करते हैं, हम सोसाइटी को देखकर करते हैं। सोसाइटी ने पहले से ही कुछ पैटर्न फिक्स कर रखे होते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और हम सोसाइटी की जिस तरह सोसाइटी हमारी जो हमें करने की इजाजत देती है उसी तरह हम जिंदगी गुजारते हैं। कुछ भी हम अपनी फ्री विल मतलब अपनी ख्वाहिश से नहीं कर सकते। इसी तरह पर्सपेक्टिव का कहा जाता है आउटलुक। आउटलुक पर्सपेक्टिव मींस अ व्यू आर एन आउटलुक आर एन अप्रोच, मतलब इस तरह देखना या इस तरह सोचना। और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को कहा जाता है कि आप कुछ भी करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो सोशल कॉन्टेक्स्ट की मदद से करते हैं। मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी करना, कुछ भी फैसला लेना, डिसीजन करना सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कहलाता है। इस सब के लिए हमें यह देखना जरूरी है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कल्चर एंड अ टेरिटरी। मतलब सोसाइटी उसे कहा जाता है जो बहुत ज्यादा लोग मिलकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, एक मुआशरा बनाते हैं जिसमें उन सबका एक सेम कल्चर होता है और वो टेरिटरी के तहत जिंदगी गुजारते हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज इसेंशियल। एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी में क्या किस चीज के लिए ये अहम है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, सर्वाइव करने के लिए, एंड फॉर नर्चरेंस, परवरिश करने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए सोसाइटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे एक फैमिली फॉर एग्जाम्पल है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ 3 बच्चों को सोसाइटी से बिल्कुल अलग करके रख दिया। उन्हें सोसाइटी से अलग करके तो उन्हें उनकी परवरिश करना शुरू कर दी। लेकिन जब वो बड़े हो गए, उन्हें सोसाइटी के अंदर लेकर आए तो वो बच्चे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट थे। ह्यूमन बीइंग और सोशल बीइंग में फर्क होता है। जब हम ह्यूमन बीइंग होते हैं लेकिन सोसाइटी ही हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है फेस करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए और जिंदा रहने के लिए हमें सोसाइटी ही सब कुछ सिखाती है। इसलिए बच्चे की परवरिश के लिए सोसाइटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सीइंग द जनरल इन द पर्टिकुलर, एक पटर बर्गर सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने 1963 में एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया कि सीइंग द जनरल इन द पर्टिकुलर। मतलब यूएसए में लव मैरिज को प्रेफर किया जाता है लेकिन हमारे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल विलेजेस में इस चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाती। और बहुत ज्यादा फिर आगे एज फैक्टर्स भी होते हैं। चिल्ड्रन कंपेयर टू एडल्ट्स, वुमेन कंपेयर टू मैन, रिच कंपेयर टू पुअर। एक एज का और एक सोच का फर्क होता है। चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स मोर देन जस्ट बायोलॉजिकल मेच्योरिटी। बायोलॉजिकल से हटकर भी बच्चे जो से होते हैं वो हमारे यंगस्टर्स जो से होते हैं उनसे ज्यादा मेच्योर नहीं होते, बच्चे इमेच्योर होते हैं। इसी चीज को कहा जाता है कि एज इज सोशल कंस्ट्रक्शन। एज एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। चिल्ड्रन आर ऑफन कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट। बच्चे जो हमारे होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। एडल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल, यंगस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी चीज को सोशल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आगे डिफरेंसेस बाय सोशल क्लास। सोशल क्लास के कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं कि मिडिल क्लास होती है और अपर क्लास होती है। जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो अपना बचपन जल्दी छोड़ देते हैं और जल्दी मेच्योर हो जाते हैं क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन जो अमीरों के बच्चे होते हैं, जो अपर क्लास के बच्चे होते हैं, उनका बचपन देर तक रहता है, उन पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती तो वो जल्दी अपना बचपन नहीं छोड़ते। जेंडर इज आल्सो सोशल कंस्ट्रक्शन। एज कंस्ट्रक्शन की तरह जेंडर भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। Male and female is a biological distinction, but there are different role expectations attached to these two categories of human beings in different societies. मुख्तलिफ माशरे में मेल और फीमेल को मुख्तलिफ रोल दे दिए जाते हैं। हो सकता है वो रोल जो मेल के पास हो वो फीमेल के पास नहीं होते। जो काम मतलब मेल कर सकते हैं वो फीमेल नहीं कर सकती। हमारे पाकिस्तान में इनके रोल्स मुख्तलिफ रखे गए हैं, मेल्स के और फीमेल्स के, जबकि ऐसा फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता। सोसाइटी अफेक्ट्स व्हाट वी डू। जो हम करते हैं उस पर सोसाइटी पर क्या अफेक्ट होता है। मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में पॉपुलेशन की एवरेज जितनी होनी चाहिए फिक्स कर दी जाती है। आगे इमाया डर्किम शोड दैट सोशल फोर्सेस आर एट वर्क इवन इन द अपेरेंटली आइसोलेटेड केस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इमाया डर्किम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सोसाइटी ही सारे पैटर्न्स को वो पैटर्न्स बनाती है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग, कुछ शख्सियात ऐसी भी होती है जो अपने डिफरेंट सोच रखती हैं और उनका ये फर्क होता है कि वो बाकी सोसाइटी से उनकी खसूसियात अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होती है और वो अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं। इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं। अप्लाइंग द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स।
आगे अप्लाइंग द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, इसमें सी राइट मिल्स ने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया कि जो इमाइल ने सोशल फोर्सेस बयान की थी उनको समझने के लिए लोगों को आसानी हो। उन सोशल फोर्सेस को समझने के लिए उन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। उसके बाद इस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा ये हुआ कि हम माशरे में सरवाइव करना जब समझते हैं, कम्युनिटी को कैसे असेस करना है, ये चीज जब हम जानते हैं तो हमारी कॉमन सेंस में इजाफा होता है। सेकेंडली क्या फायदा हुआ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का? कि टू assess both the opportunities and the constraints that characterize our lives। जब हम माशरे में एक्सेस करना शुरू करते हैं, माशरे को समझना शुरू करते हैं, उसमें सरवाइव करना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जब हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं मतलब हम अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में, उन तक पहुंचने में हमें आसानी हो जाती है। तो ये भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की मदद से होता है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव empowers us to participate actively in our society। यह थर्ड बेनिफिट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें एम्पावर करते हैं कि हम सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उसके बाद फोर्थ है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें इस चीज में मदद करता है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ चैलेंजेस को कैसे फेस करना है और ह्यूमन वैरायटी को कैसे समझना है, ह्यूमन वैरायटी की पहचान और चैलेंजेस को सरवाइव करना, चैलेंजेस को फेस करना, इस सब को समझने के लिए भी हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की हेल्प की जरूरत होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।